यामिनी अपने सामान की सूची लिखवा कर जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर वही कुर्सी पर बैठी पूजा पर गई। पूजा को देखकर यामिनी की आंखें चमक गई। पूजा के उदास चेहरे को देखकर यामिनी ने कहा, अरे पूजा बिटिया को क्या हुआ? ये अपना मुंह फुलाकर क्यों बैठी हुई है? ये सुन सुरेश ने कहा, अरे बिटिया, मालकिन के पैर नहीं छुए तुमने? मालकिन का आशीर्वाद लो बेटा। ये सुन पूजा अपनी कुर्सी से उठी और बेमन यामिनी के पैर छूने के लिए नीचे झुकी तो यामिनी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, लड़कियां पैर नहीं छूती। ये कहकर यामिनी अपने घुटनों के बल बैठ गई और उसने फिर से पूजा से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? जब पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया तो पीछे से सुरेश ने कहा, मालकिन वो क्या है कि सुनीता के जाने के बाद वैसे तो पूजा उदास ही रहती है, लेकिन आज तो इसने ननिहाल जाने की जिद पकड़ ली है। इस पर यामिनी ने खड़े होते हुए सुरेश से कहा, हाँ तो क्या परेशानी है? सुरेश जाने तो ननिहाल। जवाब देते हुए सुरेश ने कहा, जाने तो दूं मालकिन, लेकिन लेकर कौन जाएगा? पहले तो सुनीता के साथ चली जाया करती थी, लेकिन अब मैं तो दुकान बंद करके जा नहीं सकता। माँ और बाबूजी दोनों ही तीर्थ करने गए हुए हैं, तो इसके साथ फिर जाएगा कौन? ये सुन यामिनी ने कुछ सोचते हुए कहा, तो एक काम करो ना सुरेश, गांव से इतनी सारी जीप जाती है पूजा के ननिहाल के लिए, तो यहाँ से तुम किसी एक जीप में इसे बैठा दो, आगे इसके मामा इसको उतार लेंगे। सुरेश को यामिनी की बात बिल्कुल ठीक लगी। इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था, लेकिन इतनी दूर अकेले पूजा को जाने देने के लिए अभी भी उसका मन नहीं मान रहा था। उसने यामिनी से कहा, लेकिन मालकिन, इतनी दूर है इसका ननिहाल, पूजा अकेले सफर में डर गई या घबरा गई तो? सुरेश की ये बात सुनते ही पूजा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं पापा, मैं नहीं डरूंगी, और वहां उतरने के बाद तो मैं अकेले ही घर चली जाऊंगी। ये सुन यामिनी ने सुरेश से कहा, देखो सुरेश, कितनी बहादुर है तुम्हारी बेटी, तुम खामखा इतनी चिंता कर रहे थे। रात के करीब 9-10 बजे मायापुर से एक जीप चलती है, वो सुबह 7 बजे इसको इसके ननिहाल छोड़ देगी। मैं उस जीप के चालक को आज रात तुम्हारे घर के आगे से जाने को कह दूंगी। ये सुनते ही पूजा खुशी के मारे यामिनी से लिपट गई और यामिनी ने पूजा के सिर पर हाथ रखते हुए मन ही मन कहा, अरे वाह, एक बेटी को अपनी माँ के पास जाने की कितनी जल्दी है। ये सोचते हुए यामिनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर रही थी। वहीं पूजा का ये उत्साह देखकर सुरेश भी अब उसे मना नहीं कर सका और आखिरकार जाने के लिए हाँ कह दी। जैसे ही सुरेश ने हाँ कही, पूजा खुशी के मारे झूम उठी। सुरेश ने इन सब के लिए यामिनी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। यामिनी अपने चेहरे पर उसी मुस्कान को लिए हुए वहां से हवेली के लिए निकल गई। घर पहुंचते ही यामिनी ने अपने सबसे वफादार आदमी बलबीर को अपने पास बुलाया और उसे पूरी योजना बताई कि कैसे पूजा को शान घाट लेकर आना है। बलबीर पूरी बात समझ गया और वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ चंद्रकला सामग्री लेकर घर पहुंच चुकी थी। चंद्रकला के घर पहुंचने तक नीति ने घर के काफी सारे काम निपटा लिए थे। जब चंद्रकला घर पहुंची, उस वक्त भी नीति घर के किसी काम में व्यस्त थी। चंद्रकला उसको काम करते हुए निहारने लगी और सोचने लगी कि नीति को इस तरह काम करता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नीति कितनी बड़ी हो गई है। लेकिन क्या इतनी बड़ी हो गई है नीति? क्या इसको इतने बड़े जोखिम में डाला जाए? ऐसे ही अनेकों सवाल चंद्रकला के जहन में चल रहे थे। इन्हीं सवालों के चलते दोपहर से शाम हो गई थी और यज्ञ करने का समय नजदीक आ रहा था। लेकिन चंद्रकला अभी भी नीति को ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वो उसके साथ ऐसा कोई प्रयोग करना चाह रही है। चंद्रकला का तो मन कह रहा था कि वो बिना नीति को बताए ही उसके साथ ये प्रयोग कर ले, लेकिन जो किताब टीले वाले बाबा ने चंद्रकला को दी थी उसमें प्रयोग से संबंधित कुछ निर्देश लिखे हुए थे। उसमें 2 निर्देश बहुत प्रमुख थे। पहला तो ये कि इस प्रयोग के होने की समय अवधि बहुत कम है, तो जो भी बात सामने वाले तक पहुंचनी है या उससे प्राप्त करनी है
वो बहुत ही संक्षेप में और कम शब्दों में होनी चाहिए। और दूसरा निर्देश ये था कि जिस किसी के साथ भी ये प्रयोग किया जाए उस इंसान की सहमति होना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये प्रयोग कभी सार्थक सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए नीति को इसके बारे में बताना चंद्रकला की मजबूरी थी। घर के अंदर जहाँ चंद्रकला नीति से ये सब कहने की हिम्मत जुटा रही थी, वहीं घर के बाहर जितेंद्र और कटीली का काला साया मंडरा रहा था। वो दोनों यहाँ पर अब से नहीं बल्कि सुबह से ही मौजूद थे और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर रेशमी ने मालती के काले साए की बोतल को कहाँ रखा है। लेकिन बोतल तो दूर की बात, पूरा गांव खंगालने के बाद भी दोनों रेशमी को भी नहीं ढूंढ पाए। और जब तक उन्हें रेशमी मिल नहीं जाती तब तक दोनों खाली हाथ वहां से जा भी नहीं सकते थे। इसीलिए दोनों रेशमी के इंतजार में मायापुर में ही डटे रहे। चूंकि रेशमी चंद्रकला के पास रहती थी, इसीलिए दोनों ज्यादा समय नहीं मौजूद थे और इस चक्कर में उन्होंने यामिनी की गतिविधियों पर ध्यान ही नहीं दिया। जहाँ हर तरफ एक चिंता का माहौल था, वहीं पूजा के लिए मानो सब कुछ उत्साह से भर गया था। जब से उसके पापा ने ननिहाल जाने के लिए हाँ कही थी, तब से पूजा के मानो पंख लग गए थे। वो एक जगह रुक ही नहीं रही थी। वो हर जाने वाले को ये बात उछल उछल कर बता रही थी। रात होने तक अपने कपड़ों का झोला कम से कम 3-4 बार खोल खोल कर देख चुकी थी, ये तसल्ली करने के लिए कि सारे कपड़े ले लिए हैं कि नहीं। सुरेश का मन तो अभी भी नहीं मान रहा था कि वो पूजा को इतनी दूर अकेले भेजे, वो भी पूरी रात का सफर। लेकिन पूजा का वो उत्साह देखकर सुरेश उसे मना नहीं कर पा रहा था। आखिर पूजा के जाने का समय आ गया था। सुरेश के घर के आगे जीप आकर रुक चुकी थी। पूजा ने जैसे ही जीप की आवाज सुनी, वो दौड़ते हुए बाहर की तरफ भागी। सुरेश भी पूजा के पीछे पीछे बाहर आया। तब तक पूजा लपक कर जीप में चालक के पास वाली सीट पर बैठ चुकी थी। सुरेश ने जब जीप के अंदर झांक कर देखा तो जीप के अंदर 4-5 लोग और भी बैठे हुए थे। सुरेश उनमें से सिर्फ एक आदमी को ही जानता था। सुरेश ने उसे पूजा का ध्यान रखने के लिए कहा और आगे चलकर जीप के पास आ गया। जीप का चालक एक दुबला पतला सा आदमी था, जिसके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। जब सुरेश उसके नजदीक आया तो वो आदमी बार बार सुरेश से नजरें चुरा ले रहा था। सुरेश ने उस आदमी को पहले कभी इस गांव में नहीं देखा था। सुरेश ने हाथ जोड़ते हुए उस आदमी से कहा, भाई साहब, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। पहली बार इतनी दूर अकेले जा रही है, कहीं उतरने मत देना और ना ही बाहर की तरफ झांकने देना। चालक ने सुरेश की बातें सुनकर कहा, चिंता मत करो भाई, मालकिन ने मुझे अच्छे से समझा दिया, कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हारी बच्ची को। जब उस चालक ने ये बात कही तो सुरेश ने कुछ राहत की सांस ली। तब तक पीछे से एक आवाज आई, अरे चलो भाई, देर हो रही है। उस आवाज को सुनकर चालक ने चाबी घुमा दी। गाड़ी के शुरू होने के घर घर की आवाज के साथ साथ सुरेश की धड़कनें भी बढ़ रही थी। उसका कलेजा जैसे कसोट रहा था। एक पिता के दिल आगे होने वाले खतरे का अंदेशा उसे पहले ही दे दिया था। उसका मन कह रहा था कि वो अभी भी पूजा को जीप से नीचे उतार ले, लेकिन तभी जीप के अंदर बैठे बैठे ही पूजा ने सुरेश को गले लगाया और कहा, चिंता मत करो पापा, मैं जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगी। ये कहकर जैसे ही पूजा सुरेश से अलग हुई, जीप अपनी धीमी धीमी रफ्तार में आगे बढ़ने लगी। ये देख सुरेश जीप के साथ साथ दौड़ने लगा और जल्दी जल्दी अपनी सारी बातें पूजा से कह देना चाह रहा था। अपना ध्यान रखना बेटा, वहाँ पर किसी को परेशान मत करना। जब मन भर जाए तो समाचार भिजवा देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। आते वक्त तुम्हें अकेले नहीं आने दूंगा। अभी तक तो सुरेश की बातें खत्म भी नहीं हुई थी कि जीप ने अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली थी। जीप अब कुछ आगे जा चुकी थी, फिर भी सुरेश ने अपने रुंधे गले से अपनी आखिरी बात खत्म करते हुए कहा, पापा तुमको याद करेंगे बेटा। कहते कहते सुरेश का गला पूरी तरह भर आया था और उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। जब तक जीप दूर अंधेरे में पूरी तरह अदृश्य नहीं हो गई,
तब तक सुरेश उसे एकटक देखता रहा और फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने घर के अंदर आ गया। बेचैनी सिर्फ सुरेश की ही नहीं बढ़ी हुई थी, चंद्रकला की बेचैनी भी अपने चरम पर थी। जैसे जैसे यज्ञ का समय नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे चंद्रकला की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। जब से चंद्रकला टीले वाले बाबा के यहाँ से आई थी, तब से चंद्रकला इसी दुविधा में थी। चंद्रकला को देखकर नीति को ये लग रहा था कि शायद वो रेशमी दीदी को लेकर इतना परेशान है। चंद्रकला के पास में आकर बैठते हुए नीति ने कहा, चिंता मत कीजिए माँ, रेशमी दीदी बिल्कुल ठीक होंगी, वो जल्दी घर आ जाएंगी। चंद्रकला ने ये तय कर लिया था कि अब उसे नीति को सारी बात बतानी ही होगी। यही सोच उसने नीति की तरफ मुड़ते हुए कहा, नीति बेटा, क्या तुम चाहती हो कि हमें पता चल जाए कि रेशमी दीदी कहाँ है? ये सुनते ही नीति ने उत्साह से कहा, हाँ हाँ माँ, ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल चाहती हूँ मैं। इस पर चंद्रकला ने नीति का हाथ पकड़कर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तो बेटा, तुम रेशमी दीदी के लिए एक यज्ञ में हिस्सा ले सकती हो। नीति ने अपने मन में बिना कोई दूसरा विचार लाए हुए कहा, हाँ माँ, रेशमी दीदी को वापस बुलाने के लिए आप मुझे जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए मुझे कि मुझे कौन से यज्ञ में बैठना होगा। चंद्रकला ने उस नन्ही सी जान को समझाते हुए कहा, बेटा, ये कोई आसान यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ से मैं तुम्हारे दिमाग में प्रवेश करके रेशमी दीदी से बात करूंगी और उनसे ये पता लगाऊंगी कि वो कहाँ है। लेकिन इन सब के दौरान तुम्हें बहुत सी यातनाओं का अनुभव हो सकता है, जिनके बारे में मैं भी नहीं जानती, पर फिर भी तुम अपनी आंखें नहीं खोल पाओगी। अगर तुमने आंखें खोल ली तो हमारा रेशमी दीदी से संपर्क टूट जाएगा। नीति बड़े ही ध्यान से चंद्रकला की बातों को सुन रही थी और कहीं न कहीं इन सब बातों को सुनकर नीति डर भी गई थी। चंद्रकला ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, तो बेटा, क्या तुम इतनी यातनाएं सहने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो ही बताना बेटा, वरना बीच में उठने पर इस यज्ञ का दुष्परिणाम भी हो सकता है। नीति इस बारे में सोचने लगी और अच्छे से सोचने के बाद नीति ने चंद्रकला से कहा, माँ, मैं रेशमी दीदी को वापस लाने के लिए किसी भी यातना से गुजरने के लिए तैयार हूँ। आप यज्ञ की तैयारी शुरू कीजिए। हम जल्द से जल्द पता लगाते हैं कि हमारी रेशमी दीदी आखिर है कहाँ। नीति की ये बात सुनकर चंद्रकला के चेहरे पर मुस्कान भी आ गई और आंखों में खुशी के आंसू भी। चंद्रकला ने नीति को गले लगाते हुए उसके माथे को चूम लिया और दोनों यज्ञ की तैयारी में जुट गई। चंद्रकला रेशमी का पता लगाने में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई थी कि इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि गांव में एक दूसरी नन्ही सी जान की जान को खतरा है। वो इन सब के चलते ये भूल ही गई थी कि रेशमी ने वो काले साए की बोतल यामिनी को दे दी थी, जिसका यामिनी कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकती थी। असल में रेशमी को तो यामिनी और पत्थरबुज बाबा से पूरी योजनाओं के बारे में पता करना था, इसीलिए उसने वो बोतल यामिनी को दे दी थी ताकि पत्थरबुज बाबा मायापुर में आए और वो अपना बदला पूरा कर सके। लेकिन वो ये भूल गई थी कि यामिनी इन सब की पुरानी खिलाड़ी है। उसने रेशमी को गायब करके एक तीर से दो निशाने कर दिए थे। एक तरफ से तो उसने रेशमी को पूरी तरह से रास्ते से हटा दिया था, वहीं दूसरी तरफ उसने चंद्रकला को पूरी तरह रेशमी को ढूंढने में व्यस्त कर दिया था। यहाँ चंद्रकला और नीति मिलकर यज्ञ की तैयारी में लगे हुए थे। वहीं जिस जीप में पूजा थी, उस जीप ने गांव से बाहर जाने के बजाय दूसरा मोड़ ले लिया था। पूजा गांव की सारी गलियों से परिचित थी। उसने जब ये देखा तो उसने चालक से कहा, भैया, ये रास्ता तो गांव के अंदर जाता है, हमें दूसरा रास्ता लेना था। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, बेटा, गांव में हमें एक और सवारी को बैठाना है, उसी को लेने हम गांव की तरफ जा रहे हैं। पूजा ये बात सुनकर आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप उस आदमी के घर के बाहर आने का इंतजार करने लगी। लेकिन तभी पूजा ने देखा कि गांव तो पूरा पीछे छूट चुका था। जिस तरफ जीप जा रही थी उस तरफ आगे सिर्फ शमशान घाट था। ये देख पूजा ने जल्दबाजी में हड़बड़ाते हुए कहा, अरे भैया,
आपने फिर गलत रास्ता ले लिया। गांव तो पूरा पीछे छूट गया है, आगे तो सिर्फ शमशान घाट है। पूजा की ये बात सुनकर चालक ने मजाक के अंदाज में कहा, हाँ बेटा, वो क्या है कि हमें शमशान घाट से एक मुर्दे को जीप में बिठाना है। जैसे ही उसने ये कहा, चालक के साथ साथ जीप के अंदर के सभी लोग ठहाके मार मार के हंसने लगे। इन ठहाकों के बीच में पूजा की धड़कनें बढ़ने लगी थी और वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। क्या यामिनी पूजा को पत्थरभुज बाबा का शिकार बनाने में सफल हो पाएगी? और क्या नीति इस यज्ञ की यातनाओं को सहन कर पाएगी या बीच में ही उठ खड़ी होगी?